Good morning, students. Today we are going to discuss about KMAP. KMAP are named after Morris Corno, who designed the idea of KMAP. KMAP is a graphical display in the form of cells. So, to design a KMAP, we have to follow the following steps. जैसे कि अगर हमें दो वेरिएबल का KMAP बनाना है तो टू की पावर टू के हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें हम फोर सेल्स बनाएंगे रेक्टेंगल फॉर्मेट में। जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसमें भी यही रूल फॉलो होता है, जितने वेरिएबल होते हैं जो टू उतने वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को टू की पावर बना देते हैं और उतने ही कॉम्बिनेशन के टर्म में बनते हैं। उसी तरीके से हम की मैप में भी टू की पावर वेरिएबल्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप PDF के फर्स्ट पेज में देख रहे हैं, टू वेरिएबल के मैप। इसमें जब हम के मैप बनाते हैं, के मैप दो तरीके से बनता है, एक मैक्स टर्म के लिए, एक मिन टर्म के लिए। मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में मैंने जो पिछले नोट्स दिए हैं जिसमें बताया है। सो टू वेरिएबल के मैप बनाने के लिए जैसे कि आप इस समय पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, उसमें चार सेल्स बनी हुई और हर एक सेल के कोने में नंबर्स जीरो से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर डाले हैं। ये नंबर आपको ऐसे ही डालने हैं और लेफ्ट साइड में और टॉप में, जैसे दो वेरिएबल का की मैप है तो एक वेरिएबल लेफ्ट में, एक वेरिएबल टॉप में, इस तरह से लिखा जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो पहला वेरिएबल पहली सेल का जो वैल्यू जीरो रखी गई है तो उसमें पहला वेरिएबल जो एक्स है उस पर हम एक्स डैश लगाएंगे और नीचे जो वैल्यू वन दी है उस पर हम एक्स लगाएंगे। एक्स डैश इसलिए लगाएंगे क्योंकि मिन टर्म के लिए जीरो पे बार लगाया जाता है। उसी तरह से नीचे जो वेरिएबल का की मैप दिया है मैक्स टर्म का, उसमें रूल थोड़ा चेंज है, नंबरिंग वैसे ही 0, 1, 2, 3, लेकिन आप देख रहे होंगे ऊपर वाले ब्लॉक्स में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, पहले एक्सप्रेशन एक्स डैश वाई डैश, दूसरा एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश और एक्स वाई, तो ये सेल्स के लेफ्ट में और सेल के टॉप में जो हमने वेरिएबल्स लिखे हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा ये सेल बन रही हैं। तो ऊपर जिस तरह से लिखा है उसी तरह से नीचे मैक्स टर्म के लिए उसमें मल्टीप्लाई ना करके प्लस लगाएंगे और जो हमने जीरो वैल्यू पे बार लगाया है ऊपर वाले में, जैसे पहला सेल का एक्स बार लगाया है, टॉप में वाई बार लगाया है, तो नीचे की तरफ मैक्स टर्म में जीरो पे बार ना लगा के वन पे बार लगाते हैं। तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुआ टू वेरिएबल का थिंग है, इस तरह से आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका थ्री वेरिएबल के मैप। थ्री वेरिएबल के मैप जिस तरीके से हमने टू की पावर टू रखा तो उसी तरीके से थ्री वेरिएबल के मैप के लिए हमें टू की पावर थ्री करेंगे तो वो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि हमें के मैप के लिए 8 सेल बनानी है। इसमें एक वेरिएबल को हम लेफ्ट में रख देंगे एक्स डैश एक्स, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और टॉप में हम दो वेरिएबल ले लेंगे जिसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके कॉम्बिनेशन 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ये हो जाएंगे जो आप ऊपर देख रहे हैं। पहले टू वेरिएबल के मैप में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस थ्री वेरिएबल में थोड़ा सा आप ध्यान दें, जैसा कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस थ्री वेरिएबल के मैप में थोड़ा नंबरिंग का हमें हिसाब किताब देखना है।
जैसे कि ये मैंने रेड सर्कल में जो दिखाया है, इसे आप ध्यान से देखें। ये रेड सर्कल में जो मैंने दिखाया है, इसे ध्यान से देखें। यहाँ नंबर लिखा है 3 और उसके बाद वाली सेल में नंबर लिखा है 2। तो 3 वेरिएबल के मैप में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब रो वाइज जब हम इन 4 कॉलम से नंबर लिखेंगे तो 0 1 3 2, उसके बाद नीचे 4 5 7 6, यानी कि जो नंबर बाद में आना चाहिए वो हम पहले लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी कॉलम में 3 और 7 वाले कॉलम में आप ऊपर देखें तो वहाँ पहली लिखी है 1। तो जो ऊपर जो कॉम्बिनेशन दिया है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग है। अगर आप 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें आप पहले कॉलम में 2 वेरिएबल्स के लिए आप वैल्यू पाएंगे 0 0, दूसरे 0 1, तीसरे में 1 0 और लास्ट में 1 1। तो जो लास्ट वैल्यू 1 1 है, अगर हम 0 से काउंट करें तो 0 1 2 3, तो 1 1 3 पोजीशन पे आता है और उस 3 पोजीशन को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी कि 1 1 को हमने पहले लिख दिया और 1 0 को हमने बाद में लिख दिया। तो जब 1 1 पहले लिखा तो 3rd पोजीशन पहले आ गई, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा। दूसरी चीज़ ये है, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये कोड्स जो लिखे हुए हैं कॉलम्स के ऊपर, इनको हम कहते हैं ग्रे कोड्स। और ग्रे कोड्स जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है ग्रे कोड्स वो होते हैं जो हर एक स्टेज पे सिर्फ एक वैल्यू चेंज करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं। तो अगर हम यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ऊपर कॉलम में 0 0 लिखा है, तो स्टार्टिंग 0 0 से हुई, तो अगले सेल में एक वैल्यू चेंज हुई, यानी कि एक 0 चेंज हो गया 1, तो वो हो गया 0। अब अगर उसके अगली सेल में हम 1 0 कर देते हैं, सेकेंड प्लेस वाली वैल्यू जो कि लास्ट में लिखी हुई है, तो उस केस में दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, दो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो ग्रे कोड का जो रूल है वो रूल वायलेट हो जाएगा। तो उस रूल को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया है कि ट्रुथ टेबल में जो 1 1 लास्ट में होता है उसे हमने पीछे कर दिया है। तो उसके हिसाब से 1 तो ऐसे ही रहा, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जो 0 था वो 1 बन गया। फिर उसके अगले यानी कि लास्ट कॉलम में 1 1 में 1 ऐसे ही रहा और 1 का 0। तो ये कोड इसी तरह से लिखा जाएगा जब भी हम के मैप बनाएंगे, क्योंकि ग्रे कोड का यही रूल है। तो जैसा आपने ऊपर 3 वेरिएबल का के मैप देख रहे हैं वो मिन टर्म के लिए है, और उसके नीचे वाला के मैप मैक्स टर्म के लिए है। उसमें भी कोड्स ऐसे ही लिखे जाएंगे, बस फ़र्क कितना होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ऊपर y डैश z डैश लिखा हुआ है, तो ऊपर जो कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 1 1 0, उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जिस कॉलम में वेरिएबल 0 जिस वेरिएबल के नीचे 0 है उस वेरिएबल के ऊपर डैश लिखा है। लेकिन नेक्स्ट टर्म में जिस वेरिएबल के नीचे ग्रे कोड का कॉम्बिनेशन 1 होगा उस पे डैश लगेगा, यानी कि मिन टर्म का अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों डायग्राम को हम ध्यान से कंपेयर कर लें। और दूसरी चीज़, जो सेल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो प्लस करके बनेगा, यानी कि सारे वेरिएबल्स लेफ्ट और टॉप वाले प्लस करके लिखे जाएंगे। तो ये तो रहा 3 वेरिएबल के मैप। अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। तो 4 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए हमें 2 की पावर 4 के हिसाब से सेल्स बनानी होंगी। 2 की पावर 4 के हिसाब से हम सेल्स जब बनाएंगे तो उसकी नंबरिंग
ठीक उसी तरह होगी जैसे हमने ऊपर करी है, बस थोड़ा सा और इसमें एडवांसमेंट। और स्टूडेंट्स ये के मैप जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इनको ये नंबरिंग है, हर एक सेल के कॉर्नर में जो नंबर लिखे हैं, जो मैंने हाईलाइट करके भी दिखाए हैं, इनको इसी फॉर्मेट में आपको नंबरिंग करनी है। अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं करेंगे आप। ग्रे कोड जिस तरीके से लिखा है, चाहे लेफ्ट में लिखा है या सेल के कॉलम के टॉप में लिखा है, वो जिस तरीके से लिखा है, जैसा भी आपके सामने के का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये 0 0 0 1 1 1 1 0 लेफ्ट में और टॉप में जो लिखे हैं, जिस फॉर्मेट में लिखे हैं, जिस सेल के आगे लिखे हैं, वो ऐसे ही लिखे जाएंगे। और ये नंबरिंग भी आप ध्यान रखें, जैसे पहली रो में 0 1 3 2, उसके बाद नेक्स्ट 4 5 7 6, उसके बाद 8 नंबर की जो सेल हम देंगे वो हम थर्ड रो में ना देंगे, 8 नंबर हम लास्ट वाले में देंगे, 8 9 11 10। फिर हम थर्ड में लाएंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड सेल में लाएंगे, थर्ड रो में 12 13 15 14। तो ये सब हमने जो किया, ऊपर कॉलम का हिसाब तो मैंने बता दिया आपको कि 3 क्यों लिखना है, क्योंकि 1 1 हमने पीछे कर दिया। ठीक उसी तरह से 4 वेरिएबल के मैप में, क्योंकि अब रो 4 हो गई है, तो कॉम्बिनेशन वही जो ऊपर 4 कॉलम का कॉम्बिनेशन है, वही यहाँ रो का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। 0 0 फर्स्ट रो के लिए, 0 1 सेकेंड रो के लिए, 1 1 थर्ड रो के लिए, 1 0 फोर्थ रो के लिए। तो 1 1 जो फोर्थ रो में आना चाहिए वो हमने थर्ड रो में रख दिया। तो इसीलिए जिस तरीके से हमने कॉलम की वैल्यू में लास्ट में जो 3 आ रहा है उसे हमने सेकेंड लास्ट कर दिया, 2 को हमने लास्ट कर दिया, उसी तरह से ये 8 जो थर्ड रो में आना चाहिए वो हमने नीचे कर दिया और 12 ऊपर कर दिया। इसी रूल से हमें इसको बनाना है। फिर उसके नीचे मैक्स टर्म का के मैप बनाया हुआ है, सेम उसी टाइप से नंबरिंग भी वैसी होगी। बस आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ऊपर हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में दिया है, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन प्लस करके लिखना है। ये आप ध्यान दें, हर जगह कॉम्बिनेशन प्लस करके। ये फ़िलहाल मैंने कॉम्बिनेशन सेल्स के लेफ्ट रो साइड और टॉप में कॉलम के ऊपर जो टॉप में लिखा हुआ है उन सबको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन लिखे हैं। जैसे कि जिनके पास मैथ्स है वो जानते होंगे मैट्रिसेस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और मैट्रिक्स के रो कॉलम किस तरह से होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स, उसी के हिसाब से हमें कॉम्बिनेशन करें। तो ये इसी तरह से होंगे। दूसरी बात यह है, जब हम के मैप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन जो मैंने सेल्स के अंदर लिख के दिखा रखे हैं ये नहीं लिखने हैं, सिर्फ नंबरिंग लिखनी है और लेफ्ट में और टॉप में जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि के मैप को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो के मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसमें हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है पेयर। सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में जो नंबरिंग दी है आपको, उस नंबरिंग में नंबर 5 और नंबर 7 और नंबर 14 और नंबर 10 ये नंबर दिए हैं, तो आप उन नंबर्स में 1 प्लेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंने रेड सर्कल करके दिखाया, जब 2 1 एक साथ आ जाएं, लेफ्ट राइट या टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, 2 1 एक साथ जब होंगे तो वो पेयर कहलाएगा। तो
एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, कितने भी बन सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें दो के एग्जाम्पल दिखाए। तो ये ऊपर वाले डायग्राम में मैक्स मिन टर्म का पेयर बना के दिखाया हुआ है, और नीचे वाले डायग्राम में मैंने तीन पेयर दिखाए हैं, वो मैक्स टर्म के पेयर दिखाए हैं। तो मैक्स टर्म के पेयर में हम जीरो फिल करेंगे, ये आप ध्यान रखें। जैसे ऊपर वन लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में वन, जब दो वन एक साथ आ जाएंगे तो पेयर होगा। ठीक उसी तरह से जब दो जीरो एक साथ आ जाएंगे तो वो भी पेयर कहलाएगा, लेकिन वो मैक्स टर्म के लिए होगा। ये आप दोनों डायग्राम ध्यान से देख लें और समझ लें। तो इस तरीके से हमें पेयरिंग करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्स। क्वाड्स में क्या होता है कि जब चार वन एक साथ आ जाएं, चाहे एक लाइन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मैंने सर्कल भी किया हुआ है, या फिर दो ऊपर दो नीचे, इस तरह से भी क्वाड बन सकता है। तो इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है कि दो क्वाड बने हैं, एक वर्टिकली लंबाई में बना हुआ है और एक स्क्वायर में बना हुआ है, दोनों ही क्वाड कहलाएंगे। तो इस तरह से हम क्वाड को सर्कल करेंगे। और अगर क्वाड मैक्स टर्म के लिए बनाएंगे तो उसमें वन की जगह जीरो रखा जाएगा। तो ऊपर वाले में मैंने वर्टिकली दिखाया है, नीचे वाले में हॉरिजॉन्टली दिखाया है। दोनों में आप देख सकते हैं क्वाड किस तरह से बनता है। बस मैक्स टर्म मिन टर्म का ध्यान रखना है कि मिन टर्म में वन लगेगा और मैक्स टर्म में जीरो लगेगा। नेक्स्ट चीज़ है ऑक्टेट। ऑक्टेट में जब 8 वन या 8 जीरो एक साथ आ जाए, चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल, तो वो ऑक्टेट कहलाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में नीचे और ऊपर दोनों डायग्राम में, मैक्स टर्म वाले में भी और मिन टर्म वाले में भी, वन की गिनती 8 है और बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है, तो ये ऑक्टेट बनाएगा। अब इतना तो हो गया कि हमने समझ लिया कि ऑक्टेट, क्वाड और पेयर कैसे बनेंगे। अब बात आती है कि इतना ही काफ़ी नहीं है के मैप में, कुछ चीज़ें और भी हैं, जिसमें से एक है ओवरलैपिंग ग्रुप। ओवरलैपिंग ग्रुप क्या होता है, जैसे ऊपर अभी आपने जितने भी डायग्राम्स देखे हैं उन सब में पेयर या क्वाड सब अलग अलग, किसी का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब सेपरेटेड। लेकिन अब जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है ओवरलैपिंग ग्रुप हेडिंग के नीचे, इसमें आप देख सकते हैं नंबरिंग वैसे ही है। टॉप कॉलम्स के टॉप पे 0 0 0 1 1 1 1 0 और लेफ्ट में भी रोज के सामने 0 0 0 1 1 1 1 0, और सेल्स की नंबरिंग भी वैसे ही है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। नंबरिंग जिस तरह से दी है वैसे रखेंगे। अब आप इसमें डायग्राम में ध्यान से देखें कि सेल नंबर 1 5 7 6 13 15 और 11, इनमें 1 वैल्यू प्लेस की गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने रेड पेन से इसको सर्कल करके दिखाया है। एक सेल नंबर 1 और 5 एक पेयर उसमें बन रहा है, एक सेल नंबर 7 और 6 में पेयर बन रहा है, एक सेल नंबर 15 और 11 में पेयर बन रहा है। और अब ये पेयर बनाने के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें सेल नंबर 13 का जो 1 है वो लेफ्ट हो जाता है, वो बचा रहता है। अब हम इस 1 के साथ अगर बाकी तीनों पेयर के एक एक 1 को कंबाइन कर लें तो वो क्वाड बन जा रहा है। तो 4 का ये क्वाड बन गया है, आपने देख रहे होंगे, जिसमें 3 सेल हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से और एक सेल 1 वो हाईलाइटेड नहीं है। तो ये हाईलाइटेड सेल्स जो मैंने दिखाई हैं ये वो है जो ओवरलैपिंग ग्रुप है। ओवरलैपिंग ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे हमने एक ग्रुप बना लिया पेयर या क्वाड या ऑक्टेट,
किसी का भी बन जाए। उसके बाद अगर कोई वैल्यू बचती है किसी सेल और उसके साथ दूसरे ग्रुप की वैल्यू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेंगे जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया। तो आप इसमें देख सकते हैं तीन पेयर बने हैं और तीनों पेयर का एक एक वन क्वाड में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये तीन वन ओवरलैप हो गए। या इसे दूसरी तरह से समझे, हम पहले क्वाड बना लें तो ये 4 का क्वाड बन गया। अब उसके बाद ये तीन वन साइड में जो बच गए लेफ्ट राइट और बॉटम में, इन वन को पेयर बना सकते हैं अगर हम क्वाड के एक एक वन को सर्कल कर लें। जैसे सेल नंबर 5 को 1 के साथ जोड़ दें, 7 को 6 के साथ जोड़ दें, 15 को 11 के साथ जोड़ दें, तो ये पेयर बन गए। किसी भी तरह से समझ लें, चाहे पहले क्वाड बनाए चाहे पेयर बनाए, लेकिन जो भी ये ग्रीन कलर्ड वंस हैं, ये ग्रीन कलर्ड वंस जो हैं ये पेयर और क्वाड दोनों में इक्वली शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह के जो सेल्स हैं उन्हें हम ओवरलैपिंग ग्रुप्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जब किसी ग्रुप के सारे वन या सारे जीरो दूसरे ग्रुप्स में कवर हो जाते हैं, उसे हम रिडंडेंट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें सेल नंबर 5 और 13 पे 1 दिया है, सेल नंबर 15 और 11 पे 1 दिया है। इसमें अगर हम पेयर बनाएंगे तो 15 और 11 सेल का पेयर बन जाएगा, 5 और 13 का बन जाएगा, और 13 और 15 का भी पेयर बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 13 और 15 सेल का जो पेयर बन रहा है, तो सेल नंबर 13 फर्स्ट वाले पेयर में वो ग्रुप ओवरलैप हो रहा है, और सेल नंबर 15 में जो 1 है वो दूसरे ग्रुप में ओवरलैप हो रहा है। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे अब मैं नीचे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इस सेल नंबर 13 और 15 का ग्रुप हम नहीं बनाते अगर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी कि जो ऊपर हमने ये वाला डायग्राम देखा, इसमें 3 पेयर बन रहे हैं, और नीचे डायग्राम हमने देखा इसमें 2 पेयर बन रहे हैं। तो ऊपर जो मैंने ग्रीन शेडेड दिखाया है वो आपका रिडंडेंट ग्रुप है, क्योंकि उसके दोनों वन दूसरे बाकी दोनों पेयर्स में कंप्लीटली कवर हो रहे हैं। जब कोई ग्रुप कंप्लीटली अदर ग्रुप्स में कवर हो जाता है तो उसे रिडंडेंट ग्रुप कहते हैं, और रिडंडेंट ग्रुप को हम हमेशा रिमूव कर देते हैं टू ऑब्टेन अ सिंपलर एक्सप्रेशन। तो जब आप KMF डिज़ाइन करेंगे तो जो ये ऊपर 3 पेयर वाला डायग्राम दिखाया गया है ये आप नहीं बनाएंगे, बल्कि ये नीचे वाला बनाएंगे, क्योंकि हमें रिडंडेंट ग्रुप्स को रिमूव करना होता है। लास्ट चीज़ है KMF में मैप रोलिंग। मैप रोलिंग आप ये समझ लीजिए जैसे एक पेपर है, उसे टॉप और बॉटम से फोल्ड करके उसके दोनों जो एजेस हैं उन्हें मिला दें, या लेफ़्ट और राइट साइड को दोनों तरफ से मिला दें, तो वो एक तरह से रोल हो गया, उसे हम मैप रोलिंग कहते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, मैप रोलिंग में अगर टॉप और बॉटम में देखें, सेल नंबर 1 और 3, सेल नंबर 9 और 11, इसमें 2 1 ऊपर 2 1 नीचे दिए हैं। अब इस पेज को अगर हम एक टॉप से बॉटम की तरफ मिलाएं तो ये 2 1 ऊपर के 2 1 नीचे के दोनों मिलके 4 1 हो जाएंगे। तो जब ये 4 1 हो जाएंगे तो ये एक क्वाड बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वाड बना सकते हैं। फिर आप लेफ्ट राइट में देखें, सेल नंबर 4 5 और 12,
सेल नंबर 6 और 14, इन्हें हम लेफ़्ट और राइट की दोनों एजेस जब पेपर की मिलाएंगे तो ये 2 1 लेफ़्ट के और 2 1 राइट के मिल के 4 का ग्रुप बनाएंगे जो कि क्वाड कहलाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्वाड बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इन्हें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो अब मैप रोलिंग के बाद मैंने आपको इन्हें इसमें सिंप्लीफाई के एग्जांपल करके दिखाए हैं। किस तरह से करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इस डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 क्वाड बन रहे हैं, एक टॉप बॉटम वाला, एक लेफ्ट राइट वाला। तो क्वाड वन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं M1, M3, M9, M11, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम टॉप बॉटम वाले को ही पहले लें, लेफ्ट राइट वाले को भी हम पहले ले सकते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इस तरह से ही लिखेंगे, बीच में जैसे हमने प्लस करके लिखा है, ये मिन टर्म के लिए प्लस करके लिखेंगे, और जब मैक्स टर्म की बारी आएगी तो मैक्स टर्म के लिए ये प्लस की जगह डॉट लग जाएगा, और ये M जो है ये कैपिटल हो जाएगा, नंबरिंग वैसे ही। सो क्वाड 1 M1, M3, M9, M11, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर आएगा x बार z। अब ये x बार z कैसे आया, नीचे ब्रैकेट में भी आपको आंसर बताया हुआ है वैसे कि w और y जो है वो चेंज हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेड टू अनकॉम्प्लीमेंटेड स्टेट में, तो इसलिए उन्हें हमने रिमूव किया है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है y प्लस वाई बार या w प्लस w बार या कोई भी वेरिएबल और उसका प्लस उसका बार इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे रिमूव हुए, कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि जिस वेरिएबल के ऊपर बार लगा हुआ है, और अनकॉम्प्लीमेंटेड का मतलब है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। अब आप सेल नंबर 1 के ऊपर देखें, वहाँ लिखा है y बार z, और उसके अलावा सेल नंबर 3 में देखें, वहाँ लिखा है yz। अब दोनों सेल को अगर हम कंपेयर करें तो सेल नंबर 1 के ऊपर, सेल नंबर 3 के ऊपर y बार z और yz, इसमें आपको चेंज दिख रहा होगा। y बार अगली सेल में जाके y बन गया है, तो इसको हम हटा देंगे, इसे हम छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ से हम z को कैप्चर करेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गई दोनों कॉलम की। अब रो में देखें, रो नंबर 1 जिसमें 2 1 दिए हैं, सेल नंबर 1 और 3, इसके लेफ्ट में आप देखें w बार x बार लिखा है। ठीक उसी तरह से सेल नंबर 9 और 11 के लेफ्ट साइड में w x बार लिखा है। तो पहली रो और लास्ट रो, इन दोनों के वेरिएबल्स में आप अगर कंबाइन करके देखें तो आपको दिखेगा कि w बार w में चेंज हो रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, x बार को कैप्चर कर देंगे। तो अब इस पूरे क्वाड का कॉम्बिनेशन क्या बना, इधर से लेफ्ट से x बार आ गया और टॉप से z आ गया, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया x बार z। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब इसी को प्रूफ करने के लिए मैंने एल्जेब्रिकली भी दिखाया है, वो अभी हम देखते हैं। पहले क्वाड 2 देख लें। अब क्वाड 2 की अगर बात करें तो क्वाड 2 है M4, M6, M12, M14, जिसका आंसर रिड्यूस होने के बाद आएगा x z बार। अब x z बार कैसे आएगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमने अभी देखा था। लेफ्ट और राइट में आप देखें, सेल नंबर 4 और 12, सेल नंबर 4 के लेफ्ट में, सेल नंबर 12 के लेफ्ट में आप देखें w बार x, और सेल नंबर 12 के लेफ्ट में w x। तो इसमें w वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम w को रिमूव कर देंगे, x को कैप्चर कर देंगे। अब ठीक इसी तरह से कॉलम 1 यानी कि 4 और 12 वाली जो लाइन है उसके ऊपर लिखा है y बार z बार। ठीक उसी तरह से सेल नंबर 6 और 14 वाली लाइन में लास्ट कॉलम में यानी कि लिखा है y z बार। अब फर्स्ट कॉलम y बार z बार और लास्ट कॉलम y z बार। तो आप इसमें देख सकते हैं
वाई बार वाई में चेंज हो गया, जबकि जेड बार चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से हम जेड बार को कैप्चर कर लेंगे, वाई को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से जेड बार कैप्चर हो गया और लेफ्ट साइड से एक्स कैप्चर हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स जेड बार। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन ग्रुप्स को सॉल्व करेंगे जब कि में बनाएंगे। और साथ में जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख के दिखाया है रीज़न, वो रीज़न क्या है कि खाली 4 वेरिएबल की बजाय 2 वेरिएबल बचे हैं, वो रीज़न भी हम इसमें लिख के बताएंगे। शॉर्ट में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है उसी टाइप से, मतलब इससे शॉर्ट में अगर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर थोड़ा लॉन्ग में लिखा है, नीचे वाले सेकेंड पार्ट में जो मैंने रीज़न लिखा है वो थोड़ा छोटा कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, सिंस W एंड Y आर चेंजिंग हैंस दे आर रिमूव्ड, इतना लिखना भी काफ़ी होगा। अब इसको एल्जेब्रिकली अगर हम देखें तो क्वाड 1 जो है M1 M3 प्लस M9 प्लस M11, इसके जो सेल कॉम्बिनेशन है, यानी कि सेल 1 का कॉम्बिनेशन बना W बार X बार Y बार Z प्लस W बार X बार Y Z प्लस W X बार Y बार Z प्लस W X बार Y Z। तो ये कॉम्बिनेशन जो बने, तो वो कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ इन M1 M3 M9 M11 की जगह लिख दिया। अब इसको हम एल्जेब्रिकली जैसे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम करके देखते हैं। तो इसमें W बार X बार Z कॉमन आया, तो ब्रैकेट में बच गया Y बार प्लस Y। इसी तरह से दूसरी तरफ W X बार Z कॉमन आया और Y बार Y ब्रैकेट में बच गया, तो Y बार Y 1 होता है, तो इसलिए 1 इस बचे हुए एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो खाली वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि 1 का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे पास बचता है W बार X बार Z प्लस W X बार Z। फिर हम इसमें देखते हैं कुछ कॉमन निकलता है, तो अब कॉमन निकला X बार Z, तो ब्रैकेट में फर्स्ट एक्सप्रेशन से W बार रह गया, सेकेंड एक्सप्रेशन से W रह गया, और W बार W प्लस W 1 होता है, तो इसलिए वो भी हट गया। तो बचा क्या, X बार Z। तो इस तरीके से हमने एल्जेब्रिकली भी देख लिया, जो हमारा ये आंसर है X बार Z, जो हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, ठीक उसी तरीके से जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वो आंसर दोनों हमारे बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे मैंने ऊपर वाले मेथड में बताया है वैसे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऊपर वाला मेथड ही ज़्यादा फॉलो होता है एग्ज़ाम में भी और वैसे भी जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिकली मेथड काफ़ी लंबा पड़ेगा, उसमें अगर क्वाड पेयर वगैरह काउंटिंग ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए वो ऊपर वाला शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से पार्ट 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, अभी सेम वही मैप रोलिंग में ही पिछले में हमने देखा क्वाड है, अभी इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 पेयर बने हुए हैं, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। सेम वैसे ही जैसे ऊपर हमने लेफ्ट राइट एजेज मिलाएंगे तो 2 1 एक साथ आ जाएंगे, टॉप बॉटम एजेज मिलाएंगे तो भी 2 1 एक साथ आ जाएंगे। तो एक सेल नंबर 1 और 9 का पेयर बनेगा, एक सेल नंबर 4 और 6 का पेयर बनेगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से हम करेंगे जैसे सेल नंबर 4 और सेल नंबर 6। सेल नंबर 4 और 6 के कॉलम में अगर देखें तो ऊपर C बार D बार और इधर C D बार, तो C चेंज हो गया तो बचा इधर से D बार, और क्योंकि खाली पेयर बन रहा है तो एक ही रो है, दूसरी रो कोई है नहीं, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इधर से A बार B और कॉलम में से D बार उठ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा A बार B D बार, जो कि आप पेयर 2 में देख सकते हैं। ये इसी तरह से पेयर 1 में आप देखें जो
कॉलम है वो दोनों सेल के लिए सेम है, तो उसका सी बार डी बार ऐसे ही रहेगा। लेकिन रो में अगर हम देखें तो रो में सेल नंबर 1 के सामने वाली रो में ए बार बी बार लिखा है, और सेल नंबर 9 के सामने वाली रो में ए बी बार लिखा है। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ए चेंज हो गया, बी बार अनचेंज है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी बार सी बार डी, जो कि मैंने सर्कल करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेट। जैसे पेयर और क्वाड की मैप रोलिंग हो सकती है, वैसी ऑक्टेट की भी मैप रोलिंग हो सकती है। जब 4 1 लेफ्ट और राइट एक साथ आ जाए, 4 1 इधर लेफ्ट में, 4 1 राइट में, तो जब आप इस पेपर को रोल करेंगे तो ये 4 4 1 मिलके 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो कि ऑक्टेट कहलाएगा। इसी तरह से आप वर्टिकली भी देख सकते हैं, उसमें भी वो मैप रोलिंग करके 4 1 ऊपर 4 1 नीचे, वो भी आपका ऑक्टेट बन जाएगा। लास्ट चीज़ है, ये भी मैप रोलिंग में ही है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में 4 कॉर्नर्स पे 1 दिया हुआ है। अब इन चारों कॉर्नर को आप सेल नंबर 8 वाले कॉर्नर को सेंटर में ले जाएं, सेल नंबर 0 वाले कॉर्नर को सेंटर में ले जाएं, सेल नंबर 2 वाले कॉर्नर को सेंटर में ले जाएं, सेल नंबर 10 वाले कॉर्नर को सेंटर में ले जाएं। तो ये चारों कॉर्नर जब सेंटर में पहुंचेंगे तो ये 4 1 भी उसके साथ सेंटर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये 4 1 एक साथ बनाएंगे, तो ये भी क्वाड कहलाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब 4 कोनों में, जब हर एक कॉर्नर पे 1 या 0 है तो वो भी क्वाड बनेगा। तो इसी तरह से ये आपका ये भी मैप रोलिंग कहलाएगा और इसमें भी क्वाड बनेगा। दूसरी चीज़ है जो थोड़ा मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, उस सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले क्वाड का सिंप्लीफाई किया, क्वाड के सिंप्लीफिकेशन में 2 वेरिएबल लेफ्ट में, 2 वेरिएबल टॉप में, यानी कि 4 वेरिएबल का के मैप है, और आंसर जो निकल के आ रहा है वो सिर्फ 2 वेरिएबल आ रहा है और 2 वेरिएबल गायब हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप पेयर वाले में देखें, पेयर वाले में 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल आंसर में निकल के आ रहे हैं, जबकि 1 वेरिएबल गायब हो रहा है। उसी तरीके से जब आप ऑक्टेट सॉल्व करेंगे तो ऑक्टेट में 3 वेरिएबल गायब हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जब पेयर होगा तो 1 वेरिएबल रिड्यूस होगा, जब क्वाड होगा तो 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, जब ऑक्टेट होगा तो 3 वेरिएबल रिड्यूस होंगे। ये ऐसा ही होता है, सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, जब के मैप हम बनाएंगे, अगले लेसन में मैं आपको के मैप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम के मैप बना रहे हैं और उसमें जो 1 या 0 की नंबरिंग उसमें पड़ी होगी, तो उस 1 या 0 की नंबरिंग को इस हिसाब से देखना है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ा ग्रुप बनाना। सबसे बड़ा ग्रुप है ऑक्टेट, सबसे पहले हमें उसे देखना। सबसे बड़ा ग्रुप ऑक्टेट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वाड। एक क्वाड भी हो सकता है, 2 क्वाड भी हो सकते हैं, 3 क्वाड भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग वगैरह होके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वाड बनाने के बाद फिर अगर कोई वैल्यू बचती है, यानी कि कोई सेल ऐसी है जिसमें 0 या 1 पड़ा हुआ है, तब हम उसको देखेंगे कि पेयर बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो उसको भी हम पेयर बना देंगे, और नहीं बन सकता तो वो सिंगल ही रह जाएगा। उस सिंगल को भी हम कवर करके दिखाएंगे, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। मान लिया ये डायग्राम में जो ये
चारों कॉर्नर पे 1 दिए हैं और एक 1 यहाँ पर सपोज ये सेंटर में आ जाता है, जो मैंने रेड से अभी डिज़ाइन करके आपको बताया है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें चारों कॉर्नर पे जो 4 1 है उसके हिसाब से एक क्वाड बन रहा है, उसके अलावा ये 1 इंडिपेंडेंट रह जाएगा। तो जब ये 1 इंडिपेंडेंट रह जाएगा तो हम इसको भी सर्कल करेंगे, यानी कि इसकी भी हम ग्रुपिंग दिखाएंगे कि नीचे जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो उस आंसर सॉल्व करने में, जैसे हमने यहाँ पर नीचे ये क्वाड सॉल्व करके दिखाया है, जो आप देख रहे हैं नीचे सॉल्व करा हुआ है, तो यहाँ क्वाड 1 इजिकल टू M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M10 रिड्यूस टू V बार D बार, ये लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से फिर इस सिंगल के लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर इस सिंगल के लिए लिखेंगे सिंगलेट, और सिंगलेट में जितनी भी वेरिएबल्स हैं लेफ्ट में और टॉप में, उन चारों का कॉम्बिनेशन बना के लिखा जाए। तो दैट्स ऑल folks for today. Have a good day. Thank you.